सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन इकोनॉमी का आई थिंक ये फोर्थ लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं और इस फोर्थ लेक्चर में बात करते हैं इंडिया की ट्रेड के बारे में, फॉरेन ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज। एमपीपीएससी ने यूनिट 6 का जब टॉपिक या सिलेबस ड्राफ्ट किया तो उसमें उन्होंने एक टॉपिक दिया इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो ये दो सेक्शन अपने आप में कंटेन करता है, फॉरेन ट्रेड भी कंटेन करता है और ट्रेड पॉलिसीज जो है वो भी कंटेन करता है। इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टैटिक डेटा आ जाता है कि ये टॉपिक क्या है। तो आज वाला जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है, कहां मैनेज किया जाता है और क्या ट्रेड पॉलिसीज इंडिया ने अभी अडॉप्ट की है कि 2024 में जब एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस लाया तो उसमें ट्रेड पॉलिसी को अलग से मेंशन किया, इसी रिक्वायरमेंट के ऊपर गई और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चंस को लास्ट में देखेंगे। आज ये पूरा टॉपिक जो है हम कंप्लीट करेंगे। शुरुआत अगर करें फॉरेन ट्रेड के बारे में तो फॉरेन ट्रेड मतलब जो भी आप क्या कर रहे हैं, भारत की सीमा के बाहर जो व्यापार कर रहे हैं, वेदर इट बी इंपोर्ट वेदर इट बी एक्सपोर्ट, आयात हो या निर्यात हो, दोनों किस श्रेणी में आता है? विदेशी व्यापार जो है विदेशी व्यापार की श्रेणी में आता है। जो भी विदेशी व्यापार होता है वो किसी न किसी करेंसी में होता है। जनरली हम क्या करते हैं, यूएसडी का यूज करते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर को यूज करते हैं, बट ये शुरुआती था। बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग करेंसी का भी प्रोमिनेंस आना स्टार्ट हुआ। हमने इंडियन रुपी में भी ट्रेड करना शुरू किया, हमने जापानीज करेंसी, हमने चाइनीज करेंसी या रशियन जो करेंसी है उनमें भी ट्रेड या व्यापार करने का समय के साथ कोशिश किया। भारत का जितना भी व्यापार होता है, जितना भी आयात होता है, जितना भी निर्यात होता है, उससे जितना भी पैसा भारत में आता है और जितना भी पैसा भारत से जाता है उसको हम एक अकाउंट जो है, एक पर्टिकुलर एक लेखा, उसका हम एक लेखा मैनेज करके रखते हैं, उसका एक अकाउंट मैनेज करके रखते हैं। ये अकाउंट भारत का जो बजटरी अकाउंट होता है इससे अलग होता है। भारत में जितना भी पैसा आया, जितना भी पैसा गया, वो किसके ऊपर खर्च हुआ? आय और खर्च हम बजट पे मैनेज करते हैं, पर जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात से रिगार्डिंग जितनी चीजें होती है उसे हम जिस लेखा पर मैनेज करते हैं उसे हिंदी में कहा जाता है भुगतान संतुलन। क्या कहा जाता है? भुगतान संतुलन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सेपरेट अकाउंट है जो डील करता है किस चीजों से? जो डील करता है आपका जितना भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और जो फॉरेन ट्रेड होता है उस फॉरेन ट्रेड से। अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा समझे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में दो अकाउंट जो है उनको होल्ड करता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है? बैलेंस और पेमेंट जो आपका आयात है और निर्यात है, ठीक है, इससे संबंधित भारत में जितनी भी विदेशी मुद्रा, भारत में जितनी भी क्या है विदेशी मुद्रा आई और जितनी भी इन हुई या जितनी भी आउट हुई, आई और गई, ये दोनों किस पे मैनेज होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे मैनेज होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे दो खाते होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट किसे कहा जाता है? तो करंट अकाउंट को हिंदी में कहा जाता है चालू खाता और कैपिटल अकाउंट को कहा जाता है पूंजी खाता। इस तरह से दो अकाउंट होते हैं। मींस भारत से जितना भी पैसा गया, जितना भी पैसा आया, उनको हम दो हिस्सों में सेग्रीगेट कर देते हैं। कैसे सेग्रीगेट करते हैं? तो जो भी कमाई है, जो इनकम वाला जो भी पैसा होता है उस सबको हम रखते हैं चालू खाते में, ठीक है। इनकम खर्च वाला ऐसा पैसा जो क्या कर रहा है? पूंजी निर्माण कर रहा है, जो लोन में लिया गया है, जो इनकम कमाई नहीं है, वो पैसा आता है किसके ऊपर? कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट पे कैसा? तो आपकी तरफ आपके यहाँ जितना भी एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये आपकी कमाई नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। पैसा आया है आपके पर्स में। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की सालाना जो मंथली कमाई है वो 50,000 रुपए महीना है। सालाना वो कितने लाख कमा रहा है? 6 लाख रुपए कमा रहा है। उसने उस साल 6 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। उस साल उसके पास टोटल पैसा कितना हो गया? 16 लाख रुपए। अब ये 16 लाख रुपए उसकी कमाई नहीं है, 6 लाख कमाई है और 6 लाख उसने क्या लिया है? लोन लिया है। तो 6 लाख उसकी पूंजी अलग से उसने बिल्डअप की है, तो वो अलग अकाउंट में क्या होगी? कैलकुलेट होगी। तो जितना भी विदेशी निवेश आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधा जो आपका विदेशी निवेश आ रहा है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है ये सब कैपिटल अकाउंट पे आ रहा है। जितने भी लोन लिए और दिए जा रहे हैं, अच्छा इसमें आना जाना दोनों है ना, हम इन और आउट दोनों की बात कर रहे हैं। तो जितने भी लोन लिए और दिए जा रहे हैं वो सब किसके ऊपर आते हैं? आपका ये कैपिटल अकाउंट के ऊपर।
ठीक है, क्योंकि जो भी लोन आपने लिया है या फिर आपको इसके अलावा जो भी आपको ग्रांट्स मिली है, मींस वर्ल्ड बैंक ने आपको अलग से पैसा दे दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपको अलग से पैसा दिया, कि पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा दिया गया, ये सबके सब कैलकुलेट होता है किसके ऊपर, ये सब कैलकुलेट होता है इस लोन के ऊपर या इसमें कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा जो भी पैसा क्या हुआ, आपने बैंकिंग कैपिटल एनआरआई की तरफ से जो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, जो विदेशों के हमारे जो लोग हैं वो डिपॉजिट कर रहे हैं, वो सब पैसा भी किसके ऊपर आता है, आपका कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बन जाता है। सो ये सवाल कई बार पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा हिस्सा कैपिटल बैलेंस और भुगतान संतुलन पर पूंजी खाते के अधीन आता है। तो ये तीन चीजें समझ में आई, ये सब किस पे आएगा, पूंजी खाते के अधीन। दूसरी चीज आती है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में बांटा गया, विजिबल एंड इनविजिबल, ठीक है, दृश्य एवं अदृश्य, ठीक है। एक होता है दृश्य जिसको देखा जा सकता है, एक होता है अदृश्य जिसे देखा नहीं जा सकता। दृश्य मींस विजिबल, अदृश्य मींस इनविजिबल। देखा किसे जा सकता है, गुड्स को। किसको देखा जा सकता है, सामान को, जिसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है। देखा किसे जा सकता है, सामान को, जो भी वस्तुओं में ट्रेड हो रहा है, जो भी गुड्स में ट्रेड हो रहा है, वो सबके सब आपका क्या हो गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किस पे आएगा, करंट अकाउंट पे। जितना इनविजिबल है, इनविजिबल मतलब आपका अदृश्य है, मतलब जो भी आपका ट्रेड किसमें हो रहा है, सेवा में हो रहा है, वो पूरा के पूरा किसमें आएगा, आपका इनविजिबल वाला जो ब्रैकेट है उसमें। मर्चेंटाइज में तो क्लियर हो गया, कुछ भी सामान आपने मंगाया, आपके नेल पेंट से लेके आपका हेयर क्लिप तक, अपने कपड़ों से लेके आपकी गाड़ी तक, ठीक है, जो भी आपने सामान मंगाया, आपकी गाड़ी के ईंधन से लेके, ठीक है, और भी अगर आप कुछ एडिशनल एक्टिविटीज मंगवा रहे हैं तो वो सबके सबके इसमें आ गया, मर्चेंटाइज हो गया। सेवा में क्या क्या आ जाएगा, तो सर्विस एंड टेलीकॉम। कई सारी फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ काम कर रही है, विदेशी वहां से आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो वो सर्विस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपकी फैक्टर इनकम, जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन मिल रहा है, इंटरेस्ट पे जो इनकम मिल रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसके ऊपर आएगी, आपका इनविजिबल पे आ जाएगा। फिर आपके यहाँ गिफ्ट आए, रेमिटेंस आया, ग्रांट्स आई, ये सब भी किसके ऊपर आएगा, ये भी आपका ट्रांसफर वाला हिस्सा भी आपके करंट अकाउंट पे आएगा, ठीक है। रेमिटेंस में जो आपके लोग हैं, जो आपने कमाया है आपके लोगों ने और आपको वापस भेजा, मींस आपके यहाँ से अगर कोई भाई बंधु कहाँ विदेश में काम कर रहा है, वहां से जो उसने सैलरी का एक हिस्सा आप तक भेजा, वो किसके अधीन क्या कहलाता है, वो रेमिटेंस कहलाता है। और वो रेमिटेंस किसका हिस्सा होता है, रेमिटेंस करंट अकाउंट का हिस्सा होता है। जब व्यापार को देखा जाता है, जब एक्चुअल कमाई देखी जाती है, तो उसमें ये वाला हिस्सा इंक्लूड नहीं किया जाता। नॉर्मली क्या हिस्सा इंक्लूड किया जाता है, आपका करंट अकाउंट जो है उसको देखा जाता है कि वास्तविक आपकी जो कमाई है वो वास्तविक कमाई क्या है, ठीक। और इसी को लेके करंट अकाउंट के ऊपर ही हम जब संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर इस पे घाटा आ जाता है, क्या आ जाता है, इसके ऊपर घाटा आ जाता है, तो उसे कहा जाता है चालू खाता घाटा, या फिर CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। ये कई बार सवाल में आया है, ठीक है। आपके अलग अलग एग्जामिनेशंस जो होती हैं, उन एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, भुगतान संतुलन से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित है, भुगतान संतुलन से। और करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या क्या आ जाएगा, विजिबल इनविजिबल दोनों आ जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि कुल आपका एक्सपोर्ट कितना है माइनस कुल आपका इंपोर्ट कितना है, आपके यहां से कितना पैसा गया, कितना पैसा आया। अगर रिजल्ट है पॉजिटिव में आया तो आप करंट अकाउंट सरप्लस पे हैं, आप चालू खाता पे क्या है, आप फायदे में हैं, आप कमाई कर रहे हैं। और अगर रिजल्ट नेगेटिव में आया, इंपोर्ट ज्यादा हुआ, तो आप किसमें है, घाटे में। कौन सा घाटा, चालू खाते घाटे में। ये कहानी से क्लियर हुई। तो भारत में जितना भी फॉरेन ट्रेड जो मैनेज होता है वो किसके ऊपर मैनेज होता है, फॉरेन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ये एक स्टैटिक नॉलेज था। क्या नॉलेज है ये वाला, एक स्टैटिक, जहां से सवाल बन सकते हैं। तो हाँ, बेसिक क्वेश्चन बनने की संभावना यहां से रहती है, कोई डाउट तो नहीं। बढ़े आगे चले, आगे बात करते हैं इंडिया के अभी का जो रिसेंट ट्रेड डायनामिक्स है, उस डायनामिक्स को। भारत में जो भी ट्रेड पॉलिसीज बनी भारत के, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, उसको हम अलग अलग जनरेशन में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें रिफॉर्म के आधार पे होती है। कुछ टर्निंग पॉइंट्स गवर्नमेंट के चेंजेस के साथ में आपके देश में आते हैं, जहां से पूरा के पूरा देश का जो प्रारूप है वो प्रारूप बदल जाता है। यहां से सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आने वाली जो सवाल पूछे जाएंगे उनके लिए एक बेस है, वो जो कहते हैं ना आधार, उस आधार का काम करेगा। इससे ज्यादा यहां से सवाल पूछने की संभावना है प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में तो काम में आता है। क्या होता है, तो जैसे ही भारत आजाद हुआ उसके बाद पहला दौर जो हमने देखा वो देखा 47 से 1990s तक का।
ये दौर क्या था? ये काइंड ऑफ क्लोज इकोनॉमी का था, मतलब हम पूर्ण रूप से क्लोज तो नहीं थे, बट हम रेस्ट्रिक्टेड थे। हम क्या थे? हम खुद के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए बैठे थे, हमने अपने आप को लिमिट कर रखा था। हम वो दूध के जले थे जो छाछ को फूक फूक के पी रहे थे, क्योंकि हम अंग्रेजों से लूटे हुए थे। ठीक है, तो अब और किसी पे भरोसा, एक बार बेवफाई के बाद दूसरी बार भरोसा थोड़ा लेट होता है, तो वो यही चल रहा था ना। अंग्रेजों से लूटने के बाद हमारी स्थिति क्या थी? हमारी स्थिति कि हम किसी विदेशी निवेश या विदेशी ताकत पर भरोसा नहीं कर रहे थे। हमारी स्थिति वैसी थी, हम ड्रीमिंग, हम सोच रहे थे, हम सपना देखते थे। वो नहीं होता है आदमी किसी को देखने थे पूरी फैमिली प्लानिंग कर लेता है, वैसे हमारे यहाँ भी यही हो रहा था। हमारे यहाँ क्या हो रहा था? हमारे यहाँ हो रहा था जैसे हमने किसी विदेशी कंपनी को देखा, हम सोचते थे कि ये कंपनी भारत आएगी, धीरे धीरे भारत पर अपना क्या करेगी? अपना मोनोपोली बना लेगी। ठीक है, अगर कपड़े की कंपनी भारत आ गई तो धीरे धीरे सारे कपड़े का कारोबार कौन करेगा? यही कंपनी करेगी, और एक दिन ही अपना क्या करेगा? अपनी मर्जी से कपड़े बेचेगी। और क्या होगा? रेट जो है, प्राइस, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा और ये भारत को अपने कब्जे में ले लेगा। सो काइंड ऑफ थिंकिंग जो था वो हमारे यहाँ पे वेल डेवलप्ड हो चुका था, तो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। 1990s का जो दौर, उससे पहले जस्ट बिफोर 1990s, 84 के बाद जो 90 तक आया, उस समय राजीव गांधी जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी एक पॉलिटिशियन नहीं थे, ठीक है, वो क्या थे? वो एक पॉलिटिकल फैमिली से, एक नॉन पॉलिटिकल इंडिविजुअल थे, बट अपनी मदर की डेथ के बाद जस्ट उन्हें क्या कर दिया गया? भारत का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, नॉट इलेक्टेड। ही वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ही वाज अपॉइंटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनके आने से ये हुआ, उनकी थिंकिंग, इंडिया की जो कोर पॉलिटिकल थिंकिंग थी उससे अलग थी। उनका जो सोचने का तरीका था वो भारतीय राजनीति की जो सोच है उन सोच से अलग था। तो उन्होंने भारत को अलग तरह से डील किया। यहां से उन्होंने भारत को थोड़ा सा ओपन करने का सोचना शुरू किया। ठीक है, भारत को खोलना, ओपन करने का शुरू किया, और जो अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस भारत ने इसके ऊपर लगाए थे, ठीक है, जो लिमिट थी, हमने क्या कर रखी थी? लिमिट सेट कर रखी थी कि भारत में व्यापार के ऊपर क्या कर रखा था? कुछ कानून लगा रखे थे, जैसे MRTP, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, एक कानून होता था। कानून को क्या कहा जाता था? MRTP एक्ट, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। मींस किसी भी एक व्यक्ति का क्या ना हो, किसी भी एक व्यक्ति का बहुलता ना हो जाए, या उसका अकेले का राज कायम ना हो जाए, उसको रोकने के लिए। तो इसमें हमने लिमिट सेट कर रखी थी कि एक पर्टिकुलर लिमिट, जैसे 25 करोड़ से ज्यादा की अगर कोई कंपनी है और वो एक्सपांशन कर रही है, तो उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब हर कंपनी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा था कि तू बड़ा मत बन। ठीक है, तो इसको हटाने का काम 1991 की पॉलिसी, पर इसको लिबरल करने का काम राजीव गांधी सरकार में करना शुरू हो गया। वैसे हमारे फेरा होता था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फेरा को फेमा से कन्वर्ट किया। मींस पहले हम रेगुलेट करते थे, एक एक पाई का हिसाब रखते थे कि नहीं भाई, बाहर तू घूमने जा रहा है तो $1000 से ज्यादा नहीं ले जा सकता। देखिए, वैसे हम रेगुलेट करते थे कि पैसा आएगा जाएगा, हम उसको मैनेज करते हैं। अब उसको रेगुलेट, बट फेरा को हमने बाद में रिप्लेस किया। पर ये सब किसके बाद हुआ? 1990s के इस दौर के बाद हुआ। 1990s में हम क्या हुए? हम रिफॉर्म की तरफ भागे, हमने लिबरलाइजेशन किया, हमने उदारीकरण जो है वो उदारीकरण किया। हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए। क्या लेकर आए? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लेकर आए। उस आर्थिक नीति ने हमारी पूरे जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया, क्योंकि उस समय हमने शुरुआत की LPG की, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीन अलग अलग चीज होती है। LPG को तुम लिक्विड पेट्रोलियम गैस से कोलाइड मत कीजिएगा। तो LPG जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया। इसके बाद में देश की नीतियों में क्या आया? पूर्ण रूप से बदलाव आया। तो ये यहां से हुआ। फिर 1990 से 2000 तक एक ब्रेकेट चला, क्योंकि उस समय ये जो पूरा दौर था ना, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का था। कोई भी सरकार बहुमत में आ नहीं पाई। हम रिफॉर्म तो कर दिए, पर रिफॉर्म के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग रूल चाहिए था, वो एक स्ट्रॉन्ग रूल देने में क्या हुए? असफल हुए। उसके बाद हमने ग्रेजुअल इसी बीच में ये जो दौर था, इसमें 1990 से 2000 का, इसमें धीरे धीरे हमने बाजार को खोलना स्टार्ट किया। 2000 बाद की हमने एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमारे पास आई, और उसके बाद हमने ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उसके ऊपर फोकस किया आफ्टर 2010। क्योंकि जब हमने इकोनॉमिक क्राइसिस देखे और हमने देखा कि यार वी वांट टू बी बिग, ठीक है, हम क्या बनना है? बड़ा इकोनॉमी बनना है, बड़ी अर्थव्यवस्था बननी, तो हम स्वयं में नहीं बन सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हम विदेशों के साथ मिलकर बनना पड़ेगा, हमें ओपन होना पड़ेगा। जितने ओपन हम हुए हैं ना, उतने में काम नहीं चलेगा। हमें व्यापार को लेकर, हमारी ट्रेड पॉलिसीज को लेकर पूर्ण रूप से ओपन होना पड़ेगा। तो वो 2010 से लेकर अभी तक यही कर रहे हैं।
समय के साथ जो नए नए नियम है उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिसीज जो है वो पॉलिसीज बना रहे हैं, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक फिलॉसफी था। अगर बात की जाए भारत में जो पॉलिसीज चलती हैं ट्रेड पॉलिसी उनकी, तो एकदम से एमपीपीएससी के लिए जो हुआ कि उसने इंडियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर था उसमें ट्रेड पॉलिसी को स्पेशल मेंशन किया, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ईयर 2023 में आई एक निधि जिसे भारतीय विदेश व्यापार नीति 2023 कहा जाता है। हर सरकार आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के आधार पे अपनी एक नीति की तैयारी करती है। ठीक है, 2023 की ये जो नीति आई है ये 2023 1 अप्रैल 2023 से 2030 तक चलेगी। कब तक चलेगी ये जो नीति है, ये 2030 तक। इसके कुछ एम हमने डिसाइड कर रखे। इससे पहले वाली जो थी वो क्या थी, वो 15 से 20 तक चल रही थी। 2020 तक उसका क्या चला, उसको फिर एक्सटेंशन 2023 तक दिया गया, वो नीति। उससे पहले एक और अलग नीति थी। तो ये नीतियां जो है एक्सपोर्ट से संबंधित, ट्रेड से संबंधित, व्यापार से संबंधित, ये समय समय पर बदली जाती है। और ये सब बदली किसके अधीन जाती है, तो एक कानून है, जो कानून इसकी क्या है, मींस पावर जो है वो भारत सरकार को देता है। और वो कानून कौन सा है, वो कानून है विदेशी व्यापार विकास एवं विनिमय अधिनियम 1992। ये याद रखिए, इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 5। तो विदेश व्यापार विकास या भारतीय विदेश व्यापार विकास विनिमय जो अधिनियम है, उसकी सेक्शन कौन सा, धारा 5 जो है वो अथोराइज करती है यूनियन मिनिस्ट्री को कि वो क्या कर सके, वो एक नई नीति जो है वो दे। और उसी के आधार पर भारत की जो मिनिस्ट्री है जिसका नाम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये क्या कर रही है, कंज्यूमर अफेयर्स, वो अलग से एक नीति लागू करती है। और वो नीति को क्या लेते हैं, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 या फिर विदेश व्यापार नीति 2023। ठीक है, किस कानून के तहत आई, तो ये कानून था फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, विदेश व्यापार विकास एवं विनिमय अधिनियम 1992। इसका एक आइडिया बेस रखा गया कि किस आधार पर यह नीति बनाई गई। तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो था वो था ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप। अब हमें विदेशियों पे भरोसा करना पड़ेगा, उनके साथ पार्टनरशिप बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं इफ यू वांट टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ जीडीपी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा, हमें उनके साथ पार्टनरशिप बढ़ानी पड़ेगी, और उसी से हम क्या कर पाएंगे, ये काम कर पाएंगे। सेकंड, उन्होंने बोला कि प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, हमें फिर से चीजों को क्या करना पड़ेगा, जितनी भी चीजें हमारे यहाँ पे है, जो भी पॉलिसीज वगैरह, इनको ऑटोमेशन ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो हमने एक आइडिया दे दिया री इंजीनियरिंग का, हमने आइडिया दे दिया कि हमें फिर से उसे क्या करना पड़ेगा, अभियांत्रिकी के तौर पर जाना पड़ेगा, हमें फिर से उसे रीड्रॉ करना पड़ेगा। और इसी बेसिक फिलॉसफी के साथ में हमने भारत की जो नई नीति है वो नीति जो है वो बनाई। अब ये जो नीति बनाई, इसके कुछ पिलर्स हमने डिसाइड किया कि ये नीति जो है वो काम क्या करेगी, ये पहले वाली नीति से अलग कैसे। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो किस पे बन सकता है, कानून पे बन सकता है कि कौन सा कानून ट्रेड को डील करता है, फिर कौन इसको मिनिस्ट्री ऑफ आपका कॉमर्स जो है ट्रेड, वो उसको क्या करती है, डील करती है। तीसरा अगला क्वेश्चन जो बनने की संभावना है वो है कि अप्रोच, और जो पिलर्स है उन पिलर्स पे क्या क्या है, इंसेंटिव टू रेमिशन। अभी तक पता है क्या हो रहा था, हम लोग जब भी व्यापार कर रहे थे तो हम क्वालिटी की बजाय जो हमारा फोकस था वो इंसेंटिव्स पे था। जैसे मान लेते हैं हम भारत से कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम उनको बाहर वाले को सस्ता दे रहे थे, या फिर बाहर से कोई हमारे यहाँ चीजें भेज रहा था तो हम उसको फायदा दे रहे थे कि काम करो भारत में आओ, हम आपको इतना इतना फायदा देंगे। तो हम पूर्ण रूप से इंसेंटिव दे रहे थे, मतलब हम लालच पे काम कर रहे थे। ठीक, अब हमने लालच बदल दिया, हमने अब की बार हमारा जो मेन एम है, पिलर है, हमने बोला कि नहीं भैया इंसेंटिव नहीं देंगे। ठीक है, हमारा फोकस है रेमिशन पे कि आप क्वालिटी वाला जो पार्ट है उस पे लेके आओ, जिसको मैं आगे आपको बता दूं। ठीक, फिर उन्होंने बोला एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, एक्सपोर्टर्स, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड इंडियन मिशंस। उन्होंने बोला अब हमारा पूरा फोकस किस पे, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे है, किसके थ्रू, जो भी कोलैबोरेशन में एक्सपोर्टर्स जो भी हैं, जो भी राज्य हैं, जिले हैं, मतलब हर चीज को जिले तक ले आओ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तक ले आओ कि तुम्हारे जिले में क्या है। ठीक है, तुम्हारे जिले से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या हम क्या करेंगे, वो हम बाहर बेचेंगे, और उसके लिए हम क्या करना शुरू किए, काम करना शुरू किए। फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि गूगल रैंकिंग नहीं होती है ना, गूगल रेटिंग होती है। आप अगर कहीं कुछ मूवी देखने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका रिव्यू देखते हो कि भाई है देखने लायक, 3 घंटे बर्बाद करने लायक या नहीं है।
कुछ शॉपिंग कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो आप रिव्यू देखते हो, उसकी रेटिंग देखते हो कि भाई विश्वास लायक है या नहीं। तो अगर मान लो कोई बाहर का, हम तो क्यों देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमने भी यूज नहीं किया, ठीक है, उस प्लेस पे भी हम रेस्टोरेंट पे गए नहीं। मान लेते आप पार्टी के लिए जा रहे हो किसी रेस्टोरेंट, फला रेस्टोरेंट पे, और आपने जैसे उसका लोकेशन गूगल किया, नीचे एक रिव्यू आया कि मत खाना, भाई वही आते, तुम जाओगे? तुम गए क्या? नहीं। तुमने खाया क्या? नहीं। तुम्हारे दिमाग में उसकी इमेज अच्छी थी, बड़ा बना है, बढ़िया है, बढ़िया होगा, पर जैसे ही तुमने रिव्यू देखा कि खाना बेकार है, तुमने अपना प्लान क्या कर दिया, चेंज कर लिया। तो जो इन्वेस्टर्स जो लाखों करोड़ों लेके आते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी तो आपकी रेटिंग देखते हैं। वो भारत आए क्या? नहीं आए। उन्होंने अच्छे से देखा आपको? नहीं देखा, पर वो दूसरों की रेटिंग या जो रिव्यू है उस पर भरोसा रखते हैं। और वो भरोसा दिलाने का काम जो भारत विश्व में करता है, वो करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। विश्व बैंक जो है, नॉट भारतीय विश्व बैंक, विश्व बैंक जो है वो विश्व बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको हिंदी में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से हम जानते हैं। तो इस रिपोर्ट निकालता है और हमने इस पे काम करना शुरू किया। हमने क्या किया, इसकी जो इसमें हमारा जो रैंकिंग डाउन था ना, उस पे काम करना शुरू किया और रिजल्ट ये निकला कि कहां हम 100+ पोजीशन पे हुआ करते थे, अब हम 69 या 64 पोजीशन पे आ गए। ठीक है, जो लिस्ट थी ना उसमें हम 2010 से पहले 100+ हुआ करते थे, अभी हम 69 पोजीशन पे आ चुके, 64 पोजीशन पे। तो ये चेंज जो है, ये चेंज क्या कहलाया? इस चेंज से लोगों को भरोसा बढ़ा कि यार इंडिया में क्या किया जा सकता है, इंडिया में आपका इन्वेस्ट या निवेश किया जा सकता है। फिर जो इमर्जिंग एरियाज हैं जैसे ई कॉमर्स, ठीक है, इनके ऊपर फोकस करना शुरू किया। ठीक है, ई कॉमर्स हब बनाने लगे डिस्ट्रिक्ट वगैरह पे। और जो स्कॉमेट पॉलिसी होती है, जैसे आपका स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये स्कॉमेट डील हो, ये बड़ी महत्वपूर्ण है स्कॉमेट ना। यहां से सवाल पूछा जा सकता है, डील हो सकती है जो आपके न्यूक्लियर वेपन और जो ऐसी चीज है जिसमें हमने पूर्ण प्रतिबंधित लगा रखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो खाली रेगुलेशन के साथ एक्सपोर्ट होगा, हमने उसमें भी क्या करना शुरू किया, ईज करना शुरू किया, उसको भी थोड़ा सा लेवल पे लाना स्टार्ट किया। तो इन बेसिक पैरामीटर्स पे, पिलर्स पे, इन 4 पिलर्स पे भारत ने अपनी नई इकोनॉमी, नई ट्रेड पॉलिसी, जो ट्रेड पॉलिसी 2023 है, उसको बनाया। यहां तक कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग पूछा जा सकता है, स्कॉमेट पूछा जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग को बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीटली, ठीक है, और ये आपका पार्ट क्या है, तो उस आधार को पूछा जा सकता है। अब ये जो नई पॉलिसी बनाई, इसमें कुछ टारगेट सेट किए गए। जैसे ये पॉलिसी में आपको पढ़ाते शुरुआत करने समय बताया कि हम कब तक ले चलेंगे इसको, 2030। तो हमने टारगेट रखा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 2030 तक हम कितना पहुंचा देंगे, $2 ट्रिलियन के आसपास पहुंचा देंगे, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। फिर कंटिन्यू एंड रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क विद द नो एंड डेट, हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जो रूपी है, ठीक, अभी क्या है, हम सारा के सारा ट्रेड किस में कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं, है ना, यूएस डॉलर में कर रहे हैं। रूपी की एक्सेप्टेंस नहीं है बाजार में, तो अब हम क्या करेंगे, रूपी की एक्सेप्टेंस को बढ़ाएंगे और इंडियन रूपी को क्या बनाएंगे, एक डिजिटल करेंसी, ग्लोबल करेंसी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इंडिया को एक ट्रेड हब बनाएंगे। डिजिटलाइजेशन एंड फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन जितना ज्यादा होगा, हम उसे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि सबसे जरूरी पता है क्या है ना, जितना जल्दी आपको सेवा मिलेगी उतना आप उस पर क्या करोगे, भरोसा करोगे, तो उसको बढ़ाएंगे। ये जो एक्सपोर्ट ग्लोबल ऑब्लिगेशंस है उसको कम करेंगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसे रीस्ट्रक्चर करेंगे और 50% रिडक्शन इन द थ्रेशोल्ड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टार ट्रेड हाउसेस। ठीक है, जितने भी हम रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, या फिर जिसको दूसरी भाषा में कहा जाए, जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं, उन कंप्लायंसेस को हम कम करेंगे। जितने भी आपके ऊपर क्या होते हैं, बाहरी, मतलब कहते हैं आपके ऊपर अनुबंध होते हैं कि आपको उनका पालन करना ही होगा, उन अनुबंधों को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करने का काम करेंगे। तो ये हमारा ट्रेड पॉलिसी का एक पार्ट है। अब इस ट्रेड पॉलिसी में हम जाते हैं तो इसके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स निकल के आते हैं, जिन पे हम एक एक करके क्या है डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, जो बेस है इस पूरी पॉलिसी की। जिसे पहला पार्ट आता है प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन। जो एक टर्म हम लोगों के सामने रखी गई, उसका मतलब क्या था, पुनः इंजीनियरिंग और स्वचालन प्रक्रिया। सो द पॉलिसी एम्फसाइज ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम द इंसेंटिव रिजीम। अभी क्या करो, प्रमोशन करो, डेवलपमेंट करो, इंसेंटिव मत दो, है ना। एक्सपोर्ट को आप प्रमोट करो, लोग अपने आप क्या करेंगे, आपका सामान खरीदेंगे। तो आपका पूरा फोकस इस तरह से होना चाहिए। कैसे हो पाएगा, तो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी इंटरफेस इन प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन। एक तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करो,
वो टेक्नोलॉजी के साथ में कोलैबोरेशन करो लोगों के साथ में, तो आप उसे क्या कर पाओगे, आपका सामान जो है उसे बेच पाओगे, उसकी मार्केटिंग पे फोकस करो। Reduction in fee structure and the IT based scheme will make it easier for MSMEs and the other access to export benefit। जो आप फीस वगैरह जो चार्जेस आप लेते हो उसको आप कम कर दीजिए, तो जो स्मॉल MSMEs होते हैं, मध्यम सूक्ष्म मध्यम है, जो बिजनेस हाउसेस होते हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। Duty exemption scheme for the export production will now be implemented through the regional offices in the rule-based IT system environment, eliminating the need for manual interface। मतलब क्या कहता है कि जो आप जितनी भी ड्यूटी एग्जम्पशन करते हो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, पहले आप एक दिल्ली बैठ के करते थे या मुंबई पर बैठ के करते थे। तो मान लो उज्जैन वाला कोई बंदा है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसको कहां जाना पड़ेगा, मुंबई दिल्ली भागना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए लोड बढ़ गया। या फिर आपसे अगर पूछा जाए कि आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, तो आपको ABCD नहीं पता कि कैसे होगा एक्सपोर्ट, हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ से तो हो रहा है ना एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट तो सबके लिए रीजनल ऑफिसेस पे क्या करने की कोशिश की, फोकस बढ़ाने की कोशिश की। तो ये सब क्या कहलाया, आपका प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन। ठीक, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, परंतु आवश्यक है आपके क्वेश्चन को आंसर करने की, वरना हम इस चीज पे काम नहीं करते। ठीक है, सेकेंड इन्होंने बात की टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ये एक स्कीम है भारत सरकार की, ऐसे तो 2021 में, पर इससे संबंधित काम 2003 से किया जा रहा है, काफी पहले से किया जा रहा है। तो हमने इसको वापस से निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों को अलग से पहचान देने की कोशिश की कि भाई आपके यहां से क्या बेचा जा सकता है। टोटल 39 शहर पहले से हैं, उसमें 4 और जोड़ दिए गए। कौन कौन सा, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। ठीक है, तो 39 तो एग्जिस्टिंग थे ही सही, टोटल कितने शहर हो गए एक्सीलेंस वाले, 43 हो गए। ये है क्या टीटीज, तो अब इनको प्रायोरिटी मींस क्या दिया जाए, एक्सेस किस चीज में, एक्सपोर्ट प्रमोशन में। इनको मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव के तहत क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा और यहाँ की चीजों को आगे बेचा जाएगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टीईई में मध्य प्रदेश के 2 शहर है। कौन से शहर है मध्य प्रदेश के, 2। चलो, एक का नाम तो सबको पता है, इंदौर, दूसरे का नाम भोपाल, देवास। दूसरे का नाम क्या है, देवास। एक तो हमारा पड़ोसी है, तो हम ऐसे ही नहीं समझ पा रहे कि वो हो भी सकता है ना। मतलब देवास में क्या है, देवास में है मैडम, देवास एक फार्मास्यूटिकल हब है। यहां से क्या होता है, सेल, फार्मास्यूटिकल टेबलेट जो होता है उसको एक्सपोर्ट होता है। इंदौर से क्या होता है, सोयाबीन। क्या होता है इंदौर से, सोयाबीन। तो सोया से रिगार्डिंग जो भी मींस जो फूड आइटम्स या आर्टिकल्स है या फिर है, उस सबका एक्सपोर्ट होता है। तो 2 चीजें ट्रेड आपका एक्सीलेंस टाउन्स जो है, ठीक है, उसके अधीन आती है। कौन कौन सी, इंदौर और देवास, मध्य प्रदेश से। टोटल कितनी है, 43। और हर शहर अलग अलग चीजों के लिए मार्क है, मतलब कोई आपका फैब्रिक के लिए है, तो कोई आपका फार्मास्यूटिकल्स के लिए है, तो कोई आपका मीट वगैरह के लिए, लिविंग एनिमल्स के लिए है। हर एक शहर अलग अलग काम में आता है। क्या है, निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर। टोटल 43 है और मध्य प्रदेश से कितने हैं, 2। आई कहानी समझ में। इन सबको एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की जो स्कीम भारत सरकार ने बनाई है, उसके तहत इनको कॉमन सर्विस प्रोवाइडर की तहत हम बेनिफिट देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इनके प्रमोशन पे फोकस करेंगे। तो यहां से 2 या 3 चीजें आपके क्वेश्चन लायक बनती है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर चर्चा करें तो अगला जो पार्ट आता है वो आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रिकॉग्नाइजेशन, है ना। तो वही करो कि भैया कोई अच्छा कर रहा है तो उसको क्या करो, उसे रिकॉग्नाइज करो, उसे और आगे बढ़ाने पर मदद करो, ना कि उसका टाइम खींच के क्या करो, उसको नीचे लाने की कोशिश करो। तो ये जो भी आपकी फर्म्स होती हैं जो एक्सपोर्ट करती है, उनको रिकॉग्नाइजेशन करना और उनको अलग अलग स्टार देना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। तो उसका और प्रमोशन बढ़ेगा और वो और अच्छे से काम करने के लिए क्या होगी, और जितना स्टार, जितनी आपको बेनिफिट दोगे, उतना कंपनी ट्राई करेगी कि मेरे को उस ब्रैकेट में जाना है, तो हमें क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। प्रमोशन एक्सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिलों से ही क्या करो, निर्यात का बढ़ावा देने के लिए काम करो। इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्सपोर्ट हब क्या करिए, क्रिएट कीजिए। जिला लेवल पर आप क्या बनाइए, निर्यात के जो हब है उनको क्रिएट कीजिए और वहां की जो स्पेशल आर्ट है उसको प्रमोशन के लिए काम कीजिए। ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला जो इंडिया एमपी में चल रहा है, ये एमपी अकेले का नहीं है। ये क्या है, ये ओवरऑल इंडिया लेवल पर किस ट्रेड पॉलिसी के अधीन आता है, ये इसी ट्रेड पॉलिसी के अधीन आता है कि हम एक जिले तक क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कैपेसिटीज है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्कॉमेट नीति है
उसको सुव्यवस्थित करना। अब स्कोमेट में क्या होता है, आपने बोल दिया न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक, आपने न्यूक्लियर से संबंधित और चीजों को ले लिया, आपने जो एमिनेशंस वगैरह हो गए उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, ठीक है। स्कोमेट में आपने क्या क्या ले लिया, तो आपने ले लिया स्पेशल केमिकल्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, और ये सब रेगुलेट करती है 12 आइटम न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स और मिलिट्री आइटम्स को इंडिया, ठीक है, इन सबको क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो इसकी पॉलिसी को क्या किया जाए, आपका जो आप अभी तक आपका फोकस किस पे था, इंडिया इज प्लेसिंग मोर एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम एज इट्स इंटीग्रेशन विद द एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम कंट्रीज स्ट्रेंथनिंग। अब हो क्या रहा है, अब हम इसको रिबूस्ट कर रहे हैं। भारत का मिलिट्री एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये सब किसके तहत हो गया, इसी के तहत हो गया। पहले हम एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड थे, एक्सपोर्ट तो था नहीं, इंपोर्ट करते थे, और वो भी सरकार अपने हिसाब से क्या करती थी। अब हम इसकी एक्सपोर्ट पे क्या कर रहे हैं, स्कोमेट में काम कर रही है, बड़ा रेवेन्यू भारत सरकार को क्या कर रहा है, ला के दे रहा है। और दूसरा पता है, हम लोगों में कॉन्फिडेंस ला रहा है कि हम भी वेपन्स बना सकते हैं, है ना। पहले तो था ना कि हमको सारी चीज कहां से लानी पड़ेगी, बाहर से लानी पड़ेगी। अभी लाइट एलसीए जो लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं एलसीवी, उसमें तेजस जो है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट, उससे हल्का हेलीकॉप्टर किसी ने बनाया नहीं, ठीक है। अभी जोरावर भारत ने बनाया, याद है आप जोरावर का नाम सुनाओ। जोरावर क्या है, तो वो आपका एक टैंक है, ठीक है। अब हम लोग टैंक के लिए डिपेंडेंट थे जर्मनी पे, जर्मनी 1.5-2 साल से लाले दे रहा था, हाँ देते हैं, अब देते हैं, अब पॉलिसी पे बनाते हैं। हमको चाहिए थे, हमको टैंक चाहिए थे, कौन से, मतलब लाइट व्हीकल्स चाहिए थे। क्यों, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे एक हिस्सा तो इधर राजस्थान में तो ठीक है, पर जब हमको ऊपर चढ़ना है पहाड़ियों पे, तो हमारे पास हेवी टैंक तो क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे, वो चढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें लाइट टैंक्स चाहिए थे, वो दे ही नहीं रहा था। तो फिर भारत ने डेवलप किया जोरावर, और वो जोरावर की मांग अब बढ़ रही है। वो बाकी जो हल्के जो दूसरे आ रहे थे वो 100 टन के थे, ये 25 टन का, 23 टन का ही है। हमने हल्का बनाया, कितना हल्का बना दिया, 23 टन वाला बना दिया, वो देख रहे हैं हमारी तरफ। तो ये हमारी कैपेसिटी है। ये स्ट्रॉन्ग कहां से आया, ये क्योंकि जब आप खुद को प्रमोट नहीं करोगे तो हम खुद, हमारे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर हम उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सब उसी चीज के आधार पे था। फिर जो ई कॉमर्स निर्यात है उसको सुविधा बढ़ा देना, क्योंकि ई कॉमर्स बड़ा बहुत ही प्यारा, एक कहते हैं ना, एक बैकग्राउंड में आप किसी भी फॉरेन एक ई कॉमर्स कंपनी के साथ रजिस्टर हो जाइए, आप अमेजन के साथ रजिस्टर हो जाइए। अब क्या होगा, कोई बंदा अमेरिका में बैठा बैठा आपका सामान देखा, वो वहां से क्या करेगा, उसको परचेस कर लेगा। अब आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको खाली ब्रांडिंग करनी है। तो ई कॉमर्स तक आप अपनी सुविधाएं क्या कीजिए, पहुंचाइए, आपका सामान कहां तक पहुंच जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट था किसका, आपका, ये जो नई नीति आप लेकर आए, इस नई नीति। अब इसी चीज में आता है आपका फैसिलिटेशन अंडर द ईपीसीजी स्कीम, ठीक है, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जो आपकी स्कीम आती है उसके आधार। तो उसके तहत हमने एक और नई स्कीम शुरू की। नई स्कीम कौन सी, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रिजिम एंड अपील पार्क, जिसे पीएम मित्र स्कीम से जाना जाता है। कौन सी स्कीम से जाना जाता है, पीएम मित्र। तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण चीज निकलती है, पीएम मित्र स्कीम का फुल फॉर्म। एमपीपीएससी बड़ा पसंद करती है इस तरह के सवाल पूछना, है ना। तो शायद आप में से किसी ने पहले सुना था, वेरी गुड। बाकी जिन्होंने नहीं सुना है उनको भी सुनना चाहिए, ये अच्छी चीज थी। तो पीएम मित्र स्कीम ये एडिट की गई, एडिशनल स्कीम एलिजिबल टू द कॉमन सर्विस प्रोवाइडर का जो बेनिफिट है उसके लिए, ठीक है। जिसमें अच्छा, इसके साथ साथ इसको आगे बढ़ाने के साथ साथ बैटरी व्हीकल, आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला बैटरी होता है, उसमें भी आपने क्या किया, आगे बढ़ने का काम किया। तो दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट हाँ, आप क्या कर रहे हो, आप अलग से कुछ नीतियां लाकर आप देश को आगे बढ़ा रहे हो। तो पीएम मित्र के तहत आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर आइडिया को प्रमोट कर रहे जा रहे हो। तो ये किसका हिस्सा है, ये भी आप उसी जो पर्टिकुलर जिस चीज की हम बात कर रहे हैं पॉलिसी का, उसका हिस्सा। फिर आपका फैसिलिटेशन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सुविधा प्रोवाइड करना। तो जो भी ऑथराइजेशन हो गया या फिर आपको अलग अलग रेटिंग मिली है, उसमें आपको इजी मींस आपका जितना भी पेपर वर्क है, उस पेपर वर्क को इजी करने का काम इस पर्टिकुलर पॉइंट के तहत किया गया। ये सब हिस्सा किसका है, ये सब हिस्सा है आपका जो न्यू ट्रेड, आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 बनी। अब इसका एक और पार्ट आता है एमनेस्टी स्कीम, ठीक है, सॉरी एमनेस्टी स्कीम, इसका नाम आपने सुना हो। इसके तहत क्या कर रहे हैं हम, एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो हमने लॉन्च किया है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड 6 मंथ विंडो विल बी अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर्स टू अवेल द स्कीम, ठीक है। आप इसके तहत रजिस्टर करके क्या कर सकते हो, 6 महीने तक आपका एक विंडो मिल जाएगा जहां से आप ट्रेड व्रेड क्या है ओपन कर सकते हो।
It will cover pending cases of default, export obligations, ठीक है, authorizations. This can be regularized. Payment of the all custom duties exempted in the proportion of unfulfillment export obligations. आपको एक्सपोर्ट से लेके जो भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपके कोई इश्यूज वगैरह है, उन सबको शॉर्ट करने के लिए एक एमनेस्टी हमने क्या बनाया, एक पोर्टल जो है वो बनाया, जिस पोर्टल पे आप सब कुछ काम कर सकते हो। इसी भारत का एक निर्यात पोर्टल, आप अगर जानकारी जितनी भी निर्यात से रिगार्डिंग चाहिए, आप सब कहां से उठा के ला सकते हो, इस निर्यात पोर्टल से निकाल के ला सकते हो। कहानी के लिए तो ये कौन सी ट्रेड पॉलिसी थी आपकी, न्यू ट्रेड पॉलिसी या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। अब उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के आधार पर भारत का व्यापार अभी की स्थिति में देखा जाए तो जो रिसेंट डेटा है नवंबर 2024 का ऑफिशियल डेटा है, उस डेटा की माने तो हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ वो हुआ 67.79 यूएसडी बिलियन डॉलर का, ठीक। इंपोर्ट कितना हुआ, तो इंपोर्ट हुआ 87.69 में से हम कितने घाटे में हैं, तो हम घाटे में -19.84 बिलियन डॉलर, ये हमारा एक नीचे चल रहा है, ठीक। अब अगर कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है उस डेटा के आधार पर देखा जाए तो चाइना जो था वो हमारा लीडिंग ट्रेड पार्टनर था, कब से कब तक, 2013-14 से 17-18 तक, ठीक। फिर बाद में 20-21 में भी वो क्या बना, हमारा एक ट्रेडिंग पार्टनर बना। चाइना से पहले यूएई जो है, यूरोप, यूएई आपका अरब, वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। और अब इन सब की जगह यूएस जो है वो 2022-23 से हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो चुका है, ठीक है। तो अभी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर कोई है तो वो क्या है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये भी आपको याद रखने का डेटा है, ठीक है। ये फिगर शायद काम में नहीं आए, क्या फिगर काम में आएंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। काम में आएगा एक्सपोर्ट्स, क्या क्या आपका एक्सपोर्ट चल रहा है। तो भारत की जो टॉप एक्सपोर्ट्स है उसमें सबसे पहली पोजीशन पे क्या आता है, रिफाइंड पेट्रोलियम, ठीक। सेकंड पे आता है डायमंड्स, फिर आता है पैकेट मेडिकेमेंट्स, जितने भी आपके क्या होते हैं मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो, और फिर आते हैं आपकी ज्वेलरी, और फिर आता है राइस। ये टॉप एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर यूएई को एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर नीदरलैंड को, फिर चाइना को, और फिर बांग्लादेश को। अब ये कम हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना, लगभग अब और थोड़ा धीरे धीरे दिक्कत होगा। 22 में इंडिया वाज द लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड बिगेस्ट क्या था, एक्सपोर्टर था किन चीजों का, डायमंड का, और सेकंड पे था हम राइस का, ठीक है। हम क्या बने थे, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की श्रेणी में आए थे। ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इस डेटा के साथ एक और चीज महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो है इंपोर्ट। भारत सबसे बड़ा इंपोर्ट करता है किसका, क्रूड पेट्रोलियम का, फिर जो कोल से रिगार्डिंग जितने आपके बर्क्यूमेंट्स होते हैं उनका, गोल्ड और पेट्रोलियम गैसेस एंड डायमंड्स। डायमंड हम देते भी और डायमंड हम लेते भी। फिर हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट जो होता है कहां से, चाइना से, यूएई से, यूएसए से, सऊदी अरेबिया से और रशिया से। 22 में इंडिया वाज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल ब्रिकेट्स, डायमंड्स और पाम ऑयल, ठीक है। जितना भी आपका कुरकुरे बनाने के लिए आपको चाहिए होता है ना, मिक्स मिनरल केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये पाम ऑयल आपका वनस्पति तेल जिसको आप दूसरी भाषा में कहते हैं उस सब, ठीक है, हाँ, डालडा टाइप है ना। तो हमारा सबके सब तेल भी, घी तो अलग हो गया, हमारे यहाँ जितना भी आइटम आता है ना, जो भी आप हेल्दी पैक्ड फूड खा रहे हो, ये सब इसी वनस्पति तेल का बना हुआ है। कहानी समझ में, तो ये इंपोर्ट का डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहानी क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर भारत के विदेश की जो भी करंट ट्रेंड्स है उनके हिसाब से समझा जाए तो ये भारत का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां निर्यात का डेटा दिया गया, उसका एक मैप है जहां हम शो करता है। पहले इस आगे बढ़ने से पहले कि कुछ पैरामीटर से उनको समझ लीजिए। पहला पैरामीटर है ये, ठीक, लो मीन्स जहां ब्राउन आपका ऑरेंज इन कलर है वो लो आपका ग्रोथ बताता है किसका, ट्रेड का, मंथ ऑन मंथ, और जितना आपका क्या है ब्लू है वो क्या बताता है, हायर ग्रोथ बताता है ट्रेड का। पहला। दूसरा, हम कुछ ब्लॉक्स के साथ काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जैसे नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे आपका आता है कॉमन CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, यूरोप, अच्छा नाफ्टा में 3 देश हैं, CIS में 12, यूरोप में 38, वाना में 18, NE में 8, आसियान में 10, साउथ एशिया में 8, अफ्रीका में 48, LAC में 43 और ओशियाना में 12। तो इन देशों के साथ हमारा अलग अलग व्यापार चलता है। जैसे
सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर अगर कोई है तो वो है यूरोप, जहां हमारा ट्रेड जा रहा है $59 बिलियन का। ठीक, इसमें एक हिस्से में हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, दूसरे में कम हो रहा है, जो ऑरेंज दिख रहा है यहाँ पे कम हो रहा है। फिर आता है आपका नाफ्टा, ठीक है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये नाफ्टा के 3 देश हैं। फिर आता है आपका क्या, तो फिर आता है आपका आसियान, आसियान के बाद एनईए और अफ्रीका, ठीक है, इसमें वाना और पहले आ जाता है, सॉरी, ठीक है, वाना आता है। तो इस तरह से हमारा ये ओशियाना, नीचे आपका ऑस्ट्रेलियन वाला एरिया आता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड बैकग्राउंड है, इस तरह से हमारा इन एरियाज में क्या चल रहा है, व्यापार चल रहा है। अब इसको समझने के लिए एक एक थोड़ा सा अगर और थोड़ा बेसिक डेटा पे जाया जाए, तो इस पर अभी जो इकोनॉमिक टैंक का डाटा आया है, तो चाइना हैज ओवरटेकन यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद अ टोटल 2-वे कॉमर्स। सिंगल वे में तो कौन है, यूएसए, बट जब 2-वे कॉमर्स की बात की जाती है तो हम क्या है, हम रशिया पे, मिस चाइना जो है हमारा, ठीक है, वो आ जाता, ओवरटेक कर देता, ठीक है, पहले पे आ जाता। ये ओवर सेकंड क्या होता है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना रोज बाय 8.7% टू 16.68, और हमारा इंपोर्ट जो है वो 1.7 बिलियन डॉलर जो है यूएसडी वहां तक पहुंचा हुआ है। तो एक पर्टिकुलर डेटा जो है वो देख रहा है, यूएस में हम थोड़ा कम हो रहे हैं बट स्टिल हम यूएस में प्लस है, और साथ ही साथ हम यूएई के साथ भी हमारा क्या चल रहा है, 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के साथ चल रहा है। तो ओवरऑल ट्रेडिंग पार्टनर में चाइना आ जाएगा, चाइना के बाद यूएसए, और यूएसए के बाद में ये, और हमारा अभी सबसे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या हो रहा है आपका, यूएसए वाला पार्ट आता है। फिर क्या हम बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश से, ठीक है, क्या बेच रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक, जिसमें हमने 13,158 करोड़ का क्या किया है, पिछले सालों में एक्सपोर्ट किया है, 2022-23-24 में। सोयाबीन 6,533 करोड़, कॉटन 4,991 करोड़, मशीनरी 4,865 जो पीथमपुर से बेची जा रही है, रेडीमेड गारमेंट्स दैट इज 4,337। ये हमारा क्या है, टॉप एक्सपोर्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कभी सवाल पूछे जा सके, ठीक। फिर आता है मध्य प्रदेश के इंपोर्टर्स क्या क्या है, तो हम यूएस भेज रहे हैं, बांग्लादेश में सामान भेज रहे हैं, चाइना, यूएई, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, नेपाल और जर्मनी, ये हमारे वो टॉप डेस्टिनेशंस हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहां से सामान भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम उन पे क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट चल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, सोया, तो पहले वाला देवास, फिर इंदौर, ये 2 चीजों का याद रखिए। जो टी वाला जो है ना आपका एक्सपोर्ट एक्सीलेंस डिस्ट्रिक्ट्स वाला जो पार्ट आता है उसमें आ जाएगा, ठीक। अब एक इंडेक्स बनता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति अगर देखी जाए तो 190 देशों का आपका ये इंडेक्स है, जिसमें हम 63rd पोजीशन पे आए, रॉन्गली अनाउंस है 64। हम कौन सी पोजीशन पे है, 63rd पोजीशन पे। कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। हम 2014 में 142 पे थे, और उसके बाद 2019 में हम 63 पे आ गए, और अब अभी हम किस पे रिटेन करते हैं, 63 पर रिमेन करते हैं। आई कहानी समझ में। नॉर्थ अमेरिका, ये जो अभी नाम हमने सुना था नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि ट्रेड इंपॉर्टेंट है इसलिए इससे संबंधित चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये अलग से आपके सिलेबस में नहीं। पर नाफ्टा क्या होता है, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, 3 देशों का समझौता है, किस किसका, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा का, ठीक। कब लागू हुआ था, 1 जनवरी 1994 को। हमें ज्यादा काम का नहीं है, हमें खाली इतना काम का है कि कौन से 3 देश हैं, ठीक। अब इसको हटाकर नया एग्रीमेंट आ चुका है, यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा। कुछ नया नहीं है, यूएस स्टैंड फॉर यूएस, एम स्टैंड फॉर मैक्सिको, सी स्टैंड फॉर कनाडा, जो 2020 से आ चुका है, पर अभी भी हम इसको नाफ्टा ही बोलते हैं, क्योंकि पहले भी तो वही था, पहले भी तो तुम 3 ही देश थे, पर ठीक है। अगला एक नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, ठीक। ये क्या है, तो ये एक रीजनल ग्रुप है जो सोवियत ब्लॉक के टूटने के बाद बना। इसमें कौन कौन से देश हैं, तो रशिया, उसका सबसे अच्छा मित्र यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो डोंट बी डेविएटेड बाय लिसनिंग द नेम कॉमनवेल्थ, है ना। कॉमनवेल्थ सुन के यूरोप पे नहीं भागना, कॉमनवेल्थ सुन के यूके की तरफ
नहीं भागना। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये यूके का संगठन नहीं है। ये किनका संगठन है? CIS, ये रशिया और जो टूटे हुए सोवियत संघ है उनका एक संगठन है। ठीक है, आई कहानी समझ में। अगला आता है वाना, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका। 19 देशों का एक ये क्या है? संगठन है ना। और कौन कौन आता है? तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, अल्जीरिया, मोरक्को, टूनिशिया, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, यमन, लीबिया, साउथ सूडान। ये सब लिखकर इसको हम क्या कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, वाना ब्लॉक। देन अगला ये पार्ट था यहां तक का। ठीक, तो ये हिस्सा था जिसको हम ट्रेड के आधार पे देख रहे थे। ठीक, कुछ चीजें और हैं इससे रिगार्डिंग, जो जैसे MRTP, फेमा, फेरा, ठीक है, इसको अपन अलग एक सेकेंड लेक्चर में क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। अब इससे क्या संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? भारत की विदेश व्यापार नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए सर। डी, सभी देशों के साथ व्यापार अधिवेश का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, नहीं, इसका सही आंसर है ए, गैर पारंपरिक वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना। अरे भाई, हमारी ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा कि दूसरों के साथ जो है उसके साथ बैलेंस बनाना होगा। इफ यू आर देयर इन मार्केट, तो आप ग्रोथ के लिए आओगे या दूसरों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए? बढ़ाना। आगे खाने क्लियर, या सिली मिस्टेक्स मत करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल गुड्स। ठीक, सेकेंड, द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम इन इंडिया इज डिजाइन टू। ये करंट न्यूज से रिगार्डिंग जो है उससे है। क्या करूं, क्वेश्चन छोड़ जाऊं आपके लिए? हाँ भी है। ठीक है, टू प्रोवाइड रिबेट्स ऑफ द कस्टम ड्यूटीज एंड पेड एन इंपॉर्टेंट मटेरियल फ्रॉम दी एक्सपोर्ट, जैसा उसका नाम है। ठीक, आगे बढ़े, चले। भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता किस देश या समूह के साथ साइन था? FTA एग्रीमेंट होता ना, वर्ल्ड बैंक के तहत आता है। इसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। जी सर, ये किसके साथ में है? ये है आसियान के साथ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ई। आगे बढ़े, चले। अंडर इंडियाज 2023 ट्रेड पॉलिसी, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू सेट बाय इंडिया? क्या वैल्यू तय कर रखी है? 2 ट्रिलियन USD। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपके इस 4th नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, सो दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह के और क्वेश्चन में कल जब वर्ल्ड बैंक और उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जिसमें आपका सब्सिडीज वगैरह, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, दोहा राउंड्स वगैरह हो गए, उसके बाद और क्वेश्चंस डाल देंगे। ठीक, सो यहां तक अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। ऑल क्लियर? नो क्वेश्चन?